हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और एक बार फिर से आप सभी का हमारी बुक ऐप सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। हम अपनी सीरीज में बुक कंप्लीट कर रहे हैं बाय 90 डे बुक ऐप प्लानर, जो माई पाठशाला के वालों की बुक है। एंड आज हमारा है इस सीरीज का डे 8। इससे पहले हम 7 डेज कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी बुक ऐप याद की ट्रिक्स की मदद से। एंड बहुत सारी बुक ऐप रिपीट भी स्टार्ट होने लगी है, जिससे आपके मन में एकदम बहुत अच्छे से ये बुक ऐप रटने वाली है पूरी तरह से। सो नाउ बुक ऐप इज इन द ईयर विथ अवर सीरीज बुक ऐप इज फेयर। मैं हूं आपका दोस्त रोहित। हमारी सीरीज में आपका स्वागत है। वेयर बर्ड्स विल फ्लो एंड लर्निंग विल ग्लो। सो स्टार्ट करते हैं आज का डे 8। सो दिस इज अवर फर्स्ट स्लाइड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इस स्लाइड स्टार्ट करें इससे पहले मैं एक करेक्शन करना चाहूँगा। कल मुझसे जो हो गया, कल अपन ने पढ़ा था डिप्रेव्ड, ओके। एंड डिप्रेव्ड मीन्स होता है भ्रष्ट, यानी कि अनैतिक पर्सन। मतलब कोई ऐसे पर्सन परफेक्ट एग्जाम्पल दें तो आजकल के नेता, ठीक है। तो उस सेंस में यूज होता है डिप्रेव्ड, यानी कि जो भ्रष्ट है अंदर, उसमें कोई संस्कार नाम की चीज़ नहीं है। बट इसका मीनिंग बता दिया था वंचित। बट वो डिप्रेव्ड मिस नहीं होता है, होता है डिप्राइव्ड मिस। ऐसा पर्सन जो सुख सुविधाओं से वंचित है, या जिसके पास चीज़ों की जो बेसिक अमेनिटीज यानी कि बेसिक सुख सुविधाएं होती हैं, खाना पानी घर वगैरह, उनकी कमी है, तो उस पर्सन को बोलेंगे डिप्राइव्ड यानी कि वंचित है। एंड डिप्रेव्ड यानी कि जो अनैतिक और भ्रष्ट पर्सन है, ठीक है। तो ये कल का कलेक्शन था। इसके बाद आज का स्टार्ट करते हैं। सो नंबर 1 इज वन हु जर्नीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं इटिनरेंट। ये अपन ने पहले भी कर चुके हैं। इटिनररी उस स्पेलिंग ITINERARY, इसमें होता है यात्रा। एंड यात्रा करने वाले को क्या बोलेंगे? इटिनरेंट। इटिनररी मीन्स यात्रा एंड इटिनरेंट मीन्स यात्रा करने वाला। ये अपन 2-3 बार कर चुके हैं। नंबर 2 इज डेट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, यानी कि जिससे आप पीछे नहीं हट सकते हैं, यानी कि जो अटल है। जैसे कि आपके मुंह से निकले हुए शब्द, उनको आप वापस नहीं ले सकते, तो उनको बोलते हैं इरिवोकेबल, यानी कि जिससे पीछे नहीं हटा जा सकता। जो एक बार हो गया तो उसको वापस नहीं लिया जा सकता, उसके लिए वर्ड यूज होता है इरिवोकेबल, यानी कि जो अटल है। इसकी मदद, इसको याद कैसे करें? तो आपने वर्ड सुना होगा रिवोक। रिवोक का मतलब ये होता है कि आपने कुछ बोला, उसको फिर से मना कर दिया, तो वो होता है रिवोक। बट जो रिवोकेबल नहीं है, उसके लिए वर्ड यूज करेंगे इरिवोकेबल, यानी कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उस चीज़ को फिर से वापस ले सकें आप, उसके लिए वर्ड होता है इरिवोकेबल। जैसा बोलते नहीं है कि एक बार मतलब बाण धनुष से निकल गया तो फिर वह लौट के नहीं आएगा, तो सेम वही मीनिंग है इरिवोकेबल, जिसको वापस नहीं ले सकते आप। जैसे अपन ने कुछ बोल दिया तो आपके शब्द भी वापस नहीं आते कभी, वो सामने वाले को लगेंगे डायरेक्ट, तो वो क्या हुआ? इरिवोकेबल, यानी कि जो कॉल्ड बैक है, जिसको वापस नहीं बुलाया जा सकता, ठीक है। सो इटिनरेंट मीन्स यात्रा करने वाला एंड इरिवोकेबल यानी कि अटल, ओके। नंबर 3 इज द स्टेट ऑफ बीइंग माइजरेबल bereft ऑफ ऑल पोजेशंस। तो सबसे पहले तो देखेंगे bereft। इससे पहले जो अपन ने पढ़ा डिप्राइव्ड, सेम मीनिंग होता है bereft, एंड bereft के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आता है ऑफ। bereft का मतलब भी होता है वंचित। जो सभी पोजेशंस का मतलब होता है कुछ चीज पे अधिकार होना, वो होता है पोजेशन। बट पोजेशन इधर जो यूज हुआ है वह हुआ है मतलब सुख सुविधाओं से जो वंचित है। एंड ऐसी स्थिति को क्या बोलेंगे? डेस्टिट्यूट, यानी कि जो बेसहारा है, जिसको किसी का सहारा नहीं। तो इधर लिखा है डेस्टिट्यूट। याद कैसे रखेंगे? तो इसमें ये आ रहा है देश टी ट्यूट, तो इधर देखिए देश एंड इधर लिखा है टूट। देश टूट रहा है तो उसकी वजह से सब लोग कैसे हो गए? बेसहारा।
सबके पास सब चीज़ों की कमी हो गई, ठीक है। तो डेस्टिट्यूट यानी कि बेसहारा या जो वंचित है, ओके, रखेंगे याद। नंबर 4 इज अ पिक्चर ऑफ अ पर्सन और थिंग ड्रॉन इन सच अ हाईली एग्जेजरेटेड मैनर टू कॉज लाफ्टर। इसका लिए वर्ड यूज करते हैं कैरिकेचर। आप लोगों ने वो देखे होंगे जैसे कि न्यूज़पेपर वगैरह आते हैं, तो मैं कभी राजनेताओं के जैसे मोदी जी के कार्टून बने रहते, अब ऐसा नहीं बोल दूँ, कभी कभी राहुल गांधी जी के या फिर अन्य दूसरे पर्सन्स के, या फिर कुछ कार्टून की मदद से कुछ मैसेज सेंड करने की कोशिश की जाती है, तो उनको बोलते हैं व्यंग्य चित्र। यानी कि कुछ मैसेज सेंड करने की कोशिश की जाती है पिक्चर्स की मदद से, तो उनको लिए वर्ड यूज करते हैं कैरिकेचर, समझे। जैसे एक कॉलम वगैरह रहता है न्यूज़पेपर में, जहाँ पे मतलब कुछ कार्टून वगैरह बने होंगे हैं, मतलब वो कोई कुछ बोल रहा है ऐसे टाइप के, जैसे इधर एक पर्सन बना दिया एंड इधर ऐसा ऐसा बना दिया कि ये कुछ कह रहा है, इधर कोई पर्सन है, तो इस टाइप के ऐसे बॉक्स में बने आते हैं कार्टून, आप लोगों ने देखे हों अगर तो। वैसे अब तो न्यूज़पेपर इतना कोई पढ़ता नहीं है, बट फिर भी आप लोगों ने देखे होंगे। इनको बोलते हैं कैरिकेचर यानी कि व्यंग्य चित्र, ओके। सो डेस्टिट्यूट एंड कैरिकेचर याद हो गए होंगे दोनों। नंबर 5 इज बिलीव दैट गॉड इज इन एवरीथिंग एंड दैट एवरीथिंग इज गॉड। सब में भगवान है एंड गॉड इज इन एवरीथिंग, सभी में भगवान है, एंड एवरीथिंग इज गॉड, और हर एक चीज भगवान है, ठीक है। तो इस बिलीफ को बोलते हैं पैंथीज्म। पैन वाइड यूज होता है मतलब जो सभी जगह है, मतलब जो एक वाइड चीज, वाइड के सेंस में यूज होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा पैनोरेमा, पैनोरेमा एक व्यू आता है ना मोबाइल में, जब फोटो खींचते तो मतलब एक वाइड एंगल में फोटो खींच जाती है, तो इधर ही कोई चीज वाइड है यानी कि, तो इधर भी उसी सेंस में यूज होता है। पैन यानी कि जो सभी जगह। थीज्म, थीज्म पढ़ा था ना, थियोलॉजी एंड थियोलॉजिस्ट, तो थीज्म ये वर्ड होता है रिलीजन के लिए या गॉड के लिए, ठीक है। तो पैन थीज्म, पैन मीन्स सभी जगह, थीज्म यानी कि भगवान, तो हर एक चीज में भगवान है, इस बिलीफ को बोलते हैं पैन थीज्म, याद रहेगा, ओके। नंबर 6 वन हु ब्रेक्स द लॉ, जो कानून को तोड़ता है, भाई कैसा है, ट्रांसग्रेसर। तो इधर ट्रांसग्रेसर इसकी तब सेंस नहीं आ रहा है, एग्रेसर है कोई पर्सन, एग्रेशन में सब नियम कानून की धज्जियां उड़ा देता है, तोड़ देता है, तो इस टाइप से याद रखेंगे। ट्रांसग्रेसर यानी कि जो नियम कानून तोड़ता है उसको बोलते हैं ट्रांसग्रेसर यानी कि अपराधी, ओके। सो 5th वाज पैंथीज्म, पैंथीज्म का मतलब सभी जगह गॉड है, गॉड सभी में प्रेजेंट है एंड हर एक चीज गॉड है। एंड नंबर 6 इज ट्रांसग्रेसर यानी कि अ पर्सन हु ब्रेक्स द लॉ, जो नियम कानून की धज्जियां उड़ा देता है, डेट इज ट्रांसग्रेसर। मतलब सबको देखता नहीं है कि क्या पुलिस क्या क्या, ओके। नंबर 7 इज डेट विच कैन नॉट बी कैप्चर्ड, ऐसी चीज जो कैप्चर नहीं किया जा सके, तो ये दोनों सेंस में यूज हो सकता है। जैसे कुछ चीज अपन पकड़ नहीं सकते हाथ से, तो वो हुआ अनग्रास्पेबल। ग्रास्प में होता है पकड़ना, अब पकड़ना भी कई चीज़ों में यूज हो सकता है, जैसे कि अपन पेन कॉफ़ी वगैरह ये हाथ से पकड़ते हैं। एंड एक और चीज़ में सेंस, एक और सेंस में यूज हो सकता है, जैसे कि कोई आपको उनको समझा रहा है, ठीक है, तो वो अपन के माइंड में मतलब वो अपन कितना कैच कर सकते हैं, तो मतलब वो कितना पकड़ सकते हैं, किसी ने कुछ समझाया, तो अगर वो भी बाहर जाए दिमाग से तो वो भी है अनग्रास्पेबल। वैसे ग्रास्प मीन्स पकड़ना हुआ, जो ग्रास्पेबल है मतलब जिसको पकड़ सकते हैं, अनग्रास्पेबल का मतलब हुआ कि जो किसी ने अपन को कुछ समझाया और वो अपनी पकड़ से बाहर है, यानी कि अपने समझ में भेजे में नहीं घुस रहा, तो उसको बोलेंगे अनग्रास्पेबल यानी कि समझ से बाहर, ओके। सो उम्मीद है समझ आया होगा। एंड नंबर 8 इज आस्क और बेग फॉर समवन अर्नेस्टली और हम्बली, यानी कि किसी के सामने बहुत हम्बल वे में या विनम्र भाव से, अर्नेस्टली इसका मतलब भी सेम होता है हम्बली, तो उस वे में प्रार्थना करना और कुछ चीज़ की मांगना, इसको बोलते हैं। जैसे एप्लीकेशन वगैरह नहीं लिखते थे अपन छोटे में, आई बैक टू से डेट ब्ला ब्ला ब्ला,
सो उसी में मतलब किसी से हम्बली कोई रिक्वेस्ट करना, उसको बोलते हैं सप्लीकेट, यानी कि प्रार्थना करना, सप्लीकेट। सो याद कैसे करें? तो मतलब कोई माल सप्लाई करता है और आप उसके गेट सप्लीकेट मतलब सप्लाई वाले के गेट पे खड़े हैं एंड आप उससे प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे इसकी सप्लाई कर दीजिए। तो इस टाइप से थोड़ा बहुत लिंक करके अपने माइंड में याद रखिए, सप्लीकेट यानी कि, ठीक है, याद आया कुछ? सप्लीकेट यानी कि सप्लाई वाले के गेट पे खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं। ओके, सो 8 हुए कंप्लीट। नंबर 9 इज द फॉर्म और मूड ऑफ अ वर्ब दैट एक्सप्रेसेस विशेस, पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी। एंड इसमें ऐड कर सकते हैं अपन डिमांड और सजेशंस, SUGGESTIONS, सजेशंस। ठीक है, तो मतलब किसी वर्ब का ऐसा फॉर्म जो इन सब चीज़ों को शो करे, तो उस वर्ब के फॉर्म को या उस सेंटेंस के मूड को बोलते हैं सबजंक्टिव फॉर्म। तो ये अपन को मतलब डायरेक्ट याद रखना है, सबजंक्टिव। एंड जब इस टाइप का मूड यूज होता है सेंटेंस में, एग्जाम्पल देखें इसका, तो एग्जाम्पल होगा, जैसे देखें अपन तो, इट इज एसेंशियल दैट सी बी प्रेजेंट एट द पार्टी। तो इधर जो एसेंशियल वर्ड यूज हुआ है कि यह एसेंशियल है, यानी कि एक डिमांड की जा रही है। तो इस सेंस में जब ऐसे वर्ड यूज होते हैं तो इधर जो फॉर्म आता है वर्ब का, वह बेस फॉर्म में यूज होती हैं वर्ब, यानी कि जो वर्ब का बेस फॉर्म होता है उसमें यूज होती हैं। ठीक है, तो ये होता है सबजंक्टिव मूड, यानी कि इसका हिंदी तो याद नहीं रखना है बट इंग्लिश में रखना है कि जब कोई में वर्ब ऐसे यूज की जाए जिसमें विशेष, पॉसिबिलिटी, अनसर्टेनिटी या डिमांड, सजेशंस, इन सब का सेंस आए, तो उसमें यूज करते हैं वर्ब की बेस फॉर्म। ये भी याद रखना है। इतने ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछती है एसएससी, फिर भी थोड़ा बहुत याद रखना है। ओके, सो नंबर 10 पे बढ़े अब, द एक्शन ऑफ गोइंग आउट और लिविंग अ प्लेस। तो ये होगा इग्रेस, इग्रेस यानी कि कहीं से जाना, बाहर जाना। तो ये अपन तो बहुत सारे पढ़ चुके, एग्जेट, इल्यूड और मतलब एजेक्ट मीन्स कुछ चीज़ बाहर निकलना। तो इस टाइप से अपन बहुत सारे ई से पढ़ चुके हैं, जिसमें से होता है मीनिंग बाहर निकलना। ठीक है, तो इग्रेस ये भी रखेंगे याद, मतलब बाहर जा रहे हैं कहीं से, निकासी जो हिंदी मीनिंग है। सो हिंदी तो नहीं याद रखना है, किसी प्लेस को लिव कर रहे हैं तो इग्रेस। ओके, सो 9th था सबजंक्टिव मूड एंड दिस इज इग्रेस यानी कि बाहर निकलना। ओके, नंबर 11 साइंस ऑफ रेस ऑफ मैनकाइंड। जब अपन मैनकाइंड यानी कि ह्यूमंस के रेस की स्टडी करें, यानी कि एक स्पेसिफिक ग्रुप, तो उसको बोलेंगे एथनोलॉजी। इसका मतलब होता है मानव जाति विज्ञान। एक और होता है वर्ड एंथ्रोपोलॉजी, इसमें भी होता है स्टडी ऑफ ह्यूमंस। इधर रेस के सेंस में यूज हो रहा है कि मतलब एक रेस का कल्चर बाकी रेस के साथ कंपेयर करेंगे कि क्या, ठीक है, समझ रहे हो आप लोग, मतलब एक रेस की सेंस में करते हैं। इधर सिंगल ह्यूमन की सेंस में करते हैं कि ह्यूमन का बिहेवियर, ह्यूमन का मतलब ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे उसने कुछ चीज़ें सीखी। एंड इधर एक पूरी रेस की सेंस में यूज करते हैं। जो वर्ड एथ होता है ETH, तो वह भी इसी सेंस में यूज किया जाता है, एक पूरी रेस के सेंस में। जैसे अपन आप लोगों ने अगर ईडीएम सुना हो तो एथनिकल क्लींसिंग, यानी कि उसका मतलब होता है एक पूरी सामूहिक एक जाति की हत्या कर देना। ठीक है, जैसे कि हिटलर ने यहूदियों की हत्या करवा दी थी, ज्यूज की, तो उसको बोलते हैं एथनिक क्लींसिंग। ठीक है, वो एक इडियम होता है। एंड इधर है एथनोलॉजी। एथनोलॉजी का मतलब होगा मानव जाति विज्ञान, एक ह्यूमन की रेस का स्टडी करना। ओके, नंबर 12 इज डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समवन। किसी को डिटेन किया जा रहा है, और कन्फाइन मीन्स होता है सीमित कर देना, कि मतलब उसको एक इस जगह से बाहर नहीं जाना है। तो इसका मीनिंग होता है इंटाइनमेंट, ये याद रखेंगे। जैसे कि
जो ब्रिटिश लोग नहीं रहते थे पहले, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहते थे जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, तो उनको एक घर में बंद कर दिया जाता था एंड बाहर चौकीदार वगैरह लगवा दिए जाते थे कि इनको इतने प्लेस से बाहर नहीं निकलना है। तो वो होता है नज़रबंद, यानी कि किसी को कैद कर देना। आप लोगों ने एक और वर्ड सुना होगा, इंटर्नशिप। जैसे जॉब के पहले कुछ इंटर्नशिप वगैरह पे नहीं जाते, तो एक जगह से वहाँ पे काम करना पड़ता है, तो उस टाइप से अपन सोच सकते हैं कि इंटर्नशिप में वहाँ जाके वर्क कर रहे हैं तो आप उसके प्लेस से बाहर नहीं जाएंगे। सेम यहाँ मीनिंग है इंटाइनमेंट, यानी कि नज़रबंद, इतने प्लेस से बाहर नहीं जाना है, तो थोड़ा सा लिंक कर सकते हैं इससे भी। ओके, याद रखेंगे 11th 12th एथनोलॉजी। हाँ, एक और चीज़ बताइए, एंटोमोलॉजी, इसमें क्या होता है? ये तो अपन पहले कर चुके हैं, तो याद होगा आपको। नंबर 13 इज स्मूथली एग्रीएबल एंड कोर्टियस विद अ डिग्री ऑफ सोफिस्टिकेशन। ओके, तो मतलब इंग्लिश तो खतरनाक लिखी है, मतलब जो बहुत ज़्यादा अच्छा है पर्सन नेचर में, एंड जो सभी के साथ सोफिस्टिकेटेड रहता है, मतलब बहुत अच्छे से बिहेव वगैरह करता है, एंड स्मूथली एग्रीएबल, मतलब अच्छे से बोलो तो मतलब बातें मान भी लेता है, मतलब अ पर्सन जो बहुत अच्छे नेचर का है, उसके लिए वर्ड यूज करेंगे स्वैब, SUAVE, एंड इसका पर्सन मीनिंग होता है शिष्ट, यानी कि वो मतलब बहुत अच्छे सेंस में, मतलब ड्रेसिंग सेंस सभी तरह से वो बहुत अच्छा पर्सन है कोई, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं स्वैब, यानी कि थोड़ा लिंक कर सकते हैं कि वो स्वैग में रहता है। स्वैब एंड स्वैग दोनों मैच कर रहे हैं, तो ऐसे पर्सन को बोलेंगे मतलब गुड लुकिंग है, चार्मिंग है जो, हाँ, तो इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं जिसकी मतलब पर्सनालिटी बहुत चार्मिंग है, तो वैसे टाइप को पर्सन को बोलेंगे क्या? स्वैब, ठीक है। एंड इसको स्वैग से, मतलब जो स्वैग से रहता है एंड स्वैग से रहता है बट सभी उसको लाइक करते हैं, ऐसे पर्सन को बोलेंगे स्वैब। ओके, 14 इज इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, जो डिस्क्राइब करने के लिए असंभव हो, इसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं इनएफेबल, इनएफेबल। ओके, जैसे आपकी मेहनत, तो जब आप एग्ज़ाम निकाल लेंगे उसके बाद जो आपको फील होगा कि आपने कितनी मेहनत होगी की है, एंड जैसे आप एग्ज़ाम निकल गए, आपकी बहुत अच्छी रैंक आई, जब आपने रिजल्ट देखा ना, तो जो उस समय आपकी खुशी होगी वो शब्दों में बिल्कुल बयां नहीं की जा सकती है, तो उस खुशी को बोलेंगे कि दिस इज इनएफेबल, इनएफेबल हैप्पीनेस, यानी कि अवर्णनीय है, मैं उसको वर्णन नहीं कर सकता शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो दैट इज इनएफेबल, यानी कि अवर्णनीय। ओके, नंबर 15 इज एन अंडरहैंड डिवाइस रिजॉर्टेड टू इन ऑर्डर टू जस्टिफाई मिसकंडक्ट। ओके, इंग्लिश तो खतरनाक है बट इसको समझाता हूँ मैं। मैन्यूवर, इसकी एक तो स्पेलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेलिंग याद रखेंगे इसकी, एंड इसका मतलब होता है कि एक ऐसा प्लान जिसमें बहुत, एक तो मतलब लिखा है पैंतरेबाजी, जिसमें मतलब क्लेवरनेस से कोई प्लान एग्जीक्यूट किया जाए, तो उसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं वह होता है मैन्यूवर, ठीक है। तो इसको याद कर लेंगे, यानी कि जिसमें चालबाजी थोड़ी बहुत मतलब और नॉलेज वगैरह के साथ कोई प्लान एग्जीक्यूट किया जाए, उसके लिए यूज करेंगे मैन्यूवर, यानी कि आप कोई परेशानी है उसको सॉल्व करना है, तो आप बहुत सोच समझ के एक अच्छे से प्लानिंग करके जो तरीका यूज करेंगे उसको बोलेंगे मैन्यूवर। ओके, उम्मीद है आपको समझाने में हेल्प, मतलब आपको समझ आया होगा। कोई चीज़ क्लेवरनेस के साथ साथ बहुत केयरफुल वे में, एंड इसके साथ ही टैक्टिकली आप समझ रहे होंगे कि उस तरीके से किसी चीज़ को परफॉर्म किया जाए, उसके लिए वर्ड यूज करेंगे मैन्यूवर। ओके, ठीक है, आपको समझ आया होगा अब तो। नंबर 16 इज द एनिमल ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन, यानी कि एक विशेष स्थान है, इसके अंदर रहने वाले सभी एनिमल्स, उसके लिए वर्ड यूज करेंगे फोना।
एंड यदि प्लांट्स की बात करें तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है, फ्लोरा। ओके, सो फ्लोरा यानी कि प्लांट जो एक स्पेसिफिक स्थान पर रहते हैं, फ्लोरा। फ्लोरा को याद करेंगे फ्लावर से कि प्लांट्स में फ्लावर होते हैं, एंड फोना को याद करेंगे कि सांप का फन होता है, तो एनिमल। ओके, सो इस टाइप से याद रखेंगे फ्लोरा एंड फोना। नंबर 17 इज एन एमोल्यूमेंट ओवर एंड एवर फिक्स्ड सैलरी। किसी पर्सन जो अच्छी पोस्ट पे है उसको सैलरी तो मिलती है, बट उसके साथ ही जो अलग से सुख सुविधाएं मिलती हैं, जो प्रिविलेज मिलते हैं यानी कि विशेष अधिकार, उनको क्या बोला जाता है, परक्विसाइट। स्पेसिफिक सेंस में तो सैलरीड पर्सन के लिए यूज होता है, जैसे नेता लोग होते हैं तो उनको सैलरी अलग से मिलेगी और उसके साथ ही बहुत सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, उनको बोला जाता है परक्विसाइट, जो सैलरी के एबव चीज़ें मिल रही हैं। ओके, तो ये भी याद रखेंगे परक्विसाइट यानी कि विशेष अधिकार, जो सैलरी के एबव मिल रही हैं चीज़ें। ओके, नेक्स्ट इज 18 एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्च्यून। उसका मतलब होता है विंडफॉल। इसको तो मैं अच्छे से याद करवाऊंगा। मूवी देखी है, कौन सी मूवी, धमाल, मुझे बहुत पसंद है, पूरी मूवी में हंसी ही हंसी है। ठीक है, तो विंडफॉल इसका मतलब तो होता है अप्रत्याशित धन। तो इसको लिंक कैसे करें, आप लोगों ने लास्ट में देखा होगा, वो पैराशूट रहता है, वो पैराशूट नहीं मतलब वो क्या बोलते उसको, ऐसा, अरे यार समझ नहीं, बलून टाइप का, एयर बलून। तो इसमें 10 करोड़ रुपए रखे रहते हैं, एंड ये विंड चलती है, मतलब एयर से, विंड से ये उड़ जाता है, एंड विंड की वजह से ये एक जगह सर्कस में गिरता है नीचे। ठीक है, तो सर्कस मतलब एक शो चल रहा होता है डोनेशन के लिए, तो इधर जो पैसे गिरते हैं, ठीक है, तो विंड से ये पैसे गिरे यानी कि विंड से फॉल हुए, एंड ये बहुत सारे पैसे थे, तो इधर जो लोग खड़े होंगे उनके लिए तो ये सब अप्रत्याशित होगा। तो इस टाइप से याद कर सकते हैं, अप्रत्याशित धन। ये मैंने खुद से बनाया है, उम्मीद है वो अच्छे से याद हो गया होगा। एंड नंबर 19 इज क्लूज अवेलेबल एट आ सीन। उसको बोलते हैं सरकमस्टेंशियल। जैसे CID वगैरह देखा हो, मतलब कहीं पर कोई मर्डर वगैरह होता है तो वो लोग एक इतना घेरा बना लेते हैं, एंड इस घेरे के अंदर सब चीज़ देखते हैं, तो इसको याद कर सकते हैं सरकमस्टेंस से, किस टाइप की परिस्थिति थी, तो उन परिस्थितियों से जो रिलेटेड हैं उसको बोलेंगे सरकमस्टेंशियल। इधर लिखा है संयोग, बस ये तो याद नहीं रखना है। क्लूज अवेलेबल, और इनको बोलेंगे सरकमस्टेंशियल एविडेंट, यानी कि जो इधर मर्डर हुआ तो एक पर्सन का मर्डर हो गया है, ओके, तो इधर से जो सबूत एविडेंट मिले उनको बोलेंगे सरकमस्टेंशियल एविडेंस। ओके, तो इस टाइप से इसको याद कर सकते हैं। एंड लास्ट 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज वन हु हाइड्स अवे इन अ शिप और पैसेंजर व्हीकल टू ऑब्टेन अ फ्री पैसेज, यानी कि जो यात्रा करने के लिए छिप जाता हो। आप लोग करते हैं छिप कर यात्रा, जिससे आपको टिकट पैसे नहीं देना पड़े, तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं स्टो अवे, यानी कि याद करें कैसे, जो स्टोर रूम में छिप गया है, अबे यानी कि दूर, मतलब एक ट्रेन वगैरह जा रही है या शिप जा रहा है, उसमें एक स्टोर रूम है, स्टोर रूम में भाई अबे सबसे दूर होकर छिप गया है, स्टॉप हो गया है। ठीक है, तो इस टाइप से याद कर सकते हैं। सो इसका मतलब हुआ अ पर्सन हु हाइड्स हिमसेल्फ, हाइड के साथ हिमसेल्फ आता है, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, और ठीक है, तो इस टाइप से याद रखेंगे इसको, स्टो अवे, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं। सरकमस्टेंशियल ये भी याद हो गया होगा, तो हमने 21 वर्ड कर लिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, इडियम्स एंड फ्रेजेज। ओके, सो नंबर 1 इज इन हाई स्पिरिट्स। सबसे पहले तो स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब होता है भावना, एंड जो हाई स्पिरिट्स में है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ही, एक टाइप से बोलें तो जोश है, यानी कि फुल ऑफ इंथुआज्म एंड होप, जिसके अंदर मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, तो उसको बोलेंगे इन हाई स्पिरिट्स। तो सिंपल ही समझ में आ रहा होगा, इन हाई स्पिरिट्स यानी कि फुल ऑफ होप एंड एंथुसियाज्म, उत्साह और प्रसन्नता से ओतप्रोत है। ऑल चिल्ड्रंस वर इन हाई स्पिरिट्स ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल। अब स्कूल का लास्ट डे होता है, यानी कि छुट्टियां मिल रही होती हैं,
तो उस दिन मतलब अलग ही प्रसन्नता होती है, यानी कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा खुशी से उत्प्रोत होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो उसके लिए यूज होगा वर्ड इन हाई स्पिरिट्स, यानी कि जो मतलब इन्फ्लुएंस से उत्प्रोत है, यानी कि बहुत ज़्यादा हैप्पी है या मतलब एकदम से बिल्कुल प्रसन्नचित्त है, तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे ही इज इन हाई स्पिरिट्स। ओके, एंड सेकेंड इज नंबर 2 दैट इज शेक इन सूज। इसका मतलब होता है शेक मिस तो होता है कांपना, एंड सूज मिस शूज यानी कि जूते। सो टेम्बल विथ फियर, इसका मतलब होता है यानी कि डर से कांप रहा है। तो मतलब समवन इज शेकिंग इन शूज, इसका मतलब हुआ कि भाई डर से कांप रहा है। वो तो सिंपल इधर ही समझ आ रहा है, शेक इन शूज यानी कि डर से कांपना। जैसे स्टेज पे नहीं जाते कभी कभी तो ऐसे ऐसे पाँव कांपने लगते हैं तो भाई होगा मतलब शेक इन शूज यानी कि कांपना। जैसे मैं तो अभी भी कहीं पे जाता बोलने लोग बुलवाते उधर, तब रैंक बना तो बोलना पड़ा। तो शुरू में तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, अब नहीं होती खैर उतनी। सो नेक्स्ट नंबर 3 टू रन अमक, इसका मतलब होता है एकदम पागल टाइप का हो जाना, मतलब बहुत ज़्यादा उन्माद में भागना। जैसे वो एक बॉलर नहीं था शायद साउथ अफ्रीका का, विकेट लेने के बाद सीधा पूरे ग्राउंड में ऐसे ऐसे भागता फिरता दौड़ता, तो उसको बोलते हैं रन अमक यानी कि पागलपन में दौड़ना। बिंग पेरेंट्स यू शुड एजुकेट योर सन नॉट टू रन अमक, यानी कि तुम्हें अपने लड़के को समझाना चाहिए कि ऐसे पागलों की तरह मतलब भागे नहीं। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा, टू रन अमक यानी कि पागलों की तरह भागना। ओके, एंड नंबर 4 इज क्लोज शेव। शेव मीन्स तो शेविंग होता है मतलब दाढ़ी वगैरह बनाना। अब क्लोज शेव यानी कि बारीक तरीके से बच जाना ब्लेड से, ना आपको कट लग जाए। तो उसके लिए नैरो एस्केप यानी कि बाल बाल बचना, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश में क्लोज शेव। तो ये भी याद हो जाएगा। तो इधर बाल ही कट रहा है शेविंग के टाइम, तो बाल बाल बचना इस टाइप से याद कर लीजिए। डेट कार ऑलमोस्ट हिट अस व्हाट आर क्लोज शेव, उस कार से हम टकराने ही वाले थे, मतलब बाल बाल ही बच गए। ओके, तो इस टाइप से याद रहेगा। नंबर 4 एंड नंबर 5 इज टेक विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। आप किसी चीज़ को ग्रेन ऑफ सॉल्ट के साथ ले रहे हो, तो इसका मतलब आप उसको स्वीकार तो कर रहे हो बट आपको संदेह है। याद कैसे करेंगे? आप ग्रेन ऑफ सॉल्ट के साथ किसी चीज़ को ले रहे हो, इसका मतलब ऐसा हुआ कि आपको उसको मतलब आपको शक है कि कहीं इसमें नमक कम ना हो, तो आप साल्ट के साथ ले रहे हो किसी चीज़ को। ठीक है, तो आपको एक तरीके से संदेह है उस पर। तो इस टाइप से याद रखेंगे कि संदेह के साथ स्वीकार करना। आपने कुछ चीज़ ली, उसके साथ नमक भी ले लिया कि आपको संदेह है कि उसमें मतलब नमक कम होगा। तो टेक विथ आस ग्रेन ऑफ सॉल्ट यानी कि किसी चीज़ को संदेह के साथ लेना। ओके, याद रहेगा। एंड नंबर 6 इज ऑप्शन चॉइस। ऐसी जगह है जहाँ पे आपके पास कोई चॉइस नहीं हो, आप इधर खड़े हो, इस तरफ कुआं एंड इस तरफ खाई, एंड आगे पीछे आप लोग बोलेंगे कि इस साइड चले जाएंगे, इस साइड चले जाएंगे, तो इस साइड और इस साइड बहुत बड़ी बड़ी दीवार है, उसको आप पार नहीं कर सकते, तो इस साइड कुआं इस साइड खाई तो इसको बोलेंगे ऑप्शन चॉइस, नो रियल चॉइस अवेलेबल। ओके, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, तो वो हुआ ऑप्शन चॉइस। ओके, एंड नंबर 7 इज टू ईट आ हम्बल पाई। इसके लिए हिंदी में देखें तो एक बोलते नहीं है कि जहर का घूंट पी के रह जाना, इस टाइप से बोलते हैं, मुझे परफेक्ट याद नहीं आ रहा। तो घूंट पी के रह जाना, तो उसका सेम मीनिंग होता है टू ईट आ हम्बल पाई, यानी कि अपनी गलती मान लेना। आप से कुछ मिस्टेक हुई तो उसको आपने स्वीकार कर लिया, तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे टू ईट आ हम्बल पाई। ठीक है, और याद करने के लिए कर लीजिए कि आपने गलती मान ली, तो खुश होकर किसी ने आपको पाई यानी कि होता है केक के लिए, मतलब छोटे वाले केक के लिए यूज करते हैं, तो उस टाइप से इसको लिंक करके याद कर लीजिए। सो ये था 7th। नंबर 8 इज टू गिव द डेविल हिज ड्यू, यानी कि बुरे के साथ भी अच्छा करना। एक डेविल यानी कि राक्षस, उसके लिए उसके मतलब पैसे वापस देना जो उसके लिए थे आपने, तो सेंस में ये तो डायरेक्ट ही है। टू गिव डेविल हिज ड्यू, बुरे को भी अच्छाई पहचानना। ओके, तो ये सिंपल है, तो मतलब उसी से समझ में आ जाएगा जो लिखा है। एंड 9th इज एथनिक क्लींसिंग। ये मैंने पहले ही बताया था जब वो एथनोलॉजी आया था वर्ड। एथनोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? ओके, किसी ह्यूमन रेस की स्टडी करना। ओके, सो एथनिकल क्लींसिंग यानी कि एक पूरी जाति की, क्लींसिंग यानी कि सफाई, साफ कर दिया, मतलब किल कर दिया,
ऑफ मेंबर्स ऑफ वन एथनिक ग्रुप, यानी कि जो एक रेस के ग्रुप हैं उनको क्लीन कर दिया। ठीक है, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं एथनिक क्लींसिंग। ओके, नंबर 10 इन एन ओपन बुक, कोई एक ओपन बुक है, खुली किताब है, तो उसके बारे में हर कोई सब कुछ जानता है, मतलब उससे मतलब उसकी कोई भी ऐसा रहस्य नहीं है जो छुपा हो। ये मतलब पर्सन के लिए भी यूज कर सकते हैं, हाँ मैक्सिमम पर्सन के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे ही इज एन ओपन बुक, उसके बारे में मतलब ऐसा कुछ नहीं है उसके बारे में जो दूसरों से छिपा हो। तो ये थे 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस जो हमने किए कंप्लीट। बढ़ते हैं आगे, आगे है बर्ड सीरीज। सो नंबर 1 इज नेक, एन एक्वायर्ड और नेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग, यानी कि कुछ चीज करने की कला जो एक्वायर्ड की हो, यानी कि सीखी हो मेहनत करके खुद की, एंड या फिर नेचुरली वे में हो, यानी कि बचपन से ही हो, उसको बोलते हैं नेक। ओके, ही हैज अ नेक फॉर सॉल्विंग पजल क्विकली, तो उसके अंदर मतलब पजल को बहुत जल्दी सॉल्व करने की मतलब कला है या कुशलता है। तो ये तो अपन पहले भी कर चुके हैं नेक। ओके, सो इसके सिनोनिम देखें तो एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड होता नहीं है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सब्जेक्ट रहता है आपका, तो मतलब क्वांटिटेटिव मतलब मैथ्स में कुशलता। ओके, इंजीन्यूइटी, यानी कि जीनियस शब्द इसमें इंक्लूड है, तो उस टाइप से इसको भी मतलब जो जीनियस है इसमें, तो जीनियस लोग कैसे होते हैं, कुशल होते हैं, इस टाइप से इसको भी याद रखेंगे। एंड सेवी, इससे पहले अपन ने पढ़ा था स्वैब, यानी कि जो शिष्ट है, तो उसी टाइप से सेवी है, यानी कि बहुत ज़्यादा उसमें मतलब कलाकार पर्सन है, यानी कि होशियार पर्सन है। ओके, तो इस टाइप से ए बी से भी याद रखेंगे। ओके, एंड एंटोनिम देखें तो डिसइंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन मीन्स होता है किसी चीज़ के प्रति रुचि होना या झुकाव होना, एंड डिसइंक्लिनेशन उसका मतलब कोई भी झुकाव नहीं है, मतलब उसको मतलब मन ही नहीं लगता किसी चीज़ में करने में। ओके, एंड सेकेंड इज इग्नोरेंस, यानी कि अज्ञानता, तब इग्नोर करेगी उस चीज़ों के तो अज्ञानता ही आएगी ना, तो इस टाइप से ये दोनों भी याद रखेंगे। तो फर्स्ट था नेक, इसमें होता है कुशलता, इसके सिनोनिम एंटोनिम्स याद रखेंगे। सेकेंड इज इल ब्रेड, इल लिखा है ILL। ओके, इल ब्रेड यानी कि बैडली ब्रॉट अप और रूड, यानी कि बैडली ब्रॉट अप जिसका पालन पोषण अच्छे से नहीं हुआ, पालन पोषण के सेंस में कि उसको खाना पीना नहीं खिलाया गया, नहीं, इसका मतलब होता है मोरल सेंस में, यानी कि जो बहुत ज़्यादा अशिष्ट है, मतलब उसका व्यवहार बहुत अच्छा नहीं है, तो ऐसा लगता है कि जिसको अच्छे संस्कार नहीं दिए गए, यानी कि इल ब्रेड है, यानी कि बैडली ब्रॉट अप, ब्रॉट अप का मतलब होता है पालन पोषण, तो उसका पालन पोषण उतने अच्छे से नहीं किया गया, इसलिए वह अशिष्ट है, उसमें अच्छा कोई कैरेक्टर नहीं है उसका। तो हिज इल ब्रेड बिहेवियर एम्ब्रेस्ड एवरीवन एट द पार्टी, यानी कि उसके उस बिहेवियर ने, इल ब्रेड बिहेवियर ने, असभ्य बिहेवियर ने सबको एम्ब्रेस्ड कर दिया, यानी कि शर्मिंदा। ओके, एम्बेरेस्ड नहीं, सॉरी एम्बेरेस्ड। ओके, एम्ब्रेस मीन्स तो गले मिलना होता है, उसकी स्पेलिंग होती है EMBRACE, इसमें होता है गले लगाना। ओके, सिनोनिम देखें तो होता है कोर्स, मतलब एल्बरेड है जो असभ्य है, बाय कोर्स यानी कि भद्दा होगा। बारबरिक, बारबरिक तो इसको मतलब डायरेक्ट याद रख सकते हैं जो बर्बर है, यानी कि असभ्य टोटली। एंड क्लमसी, क्लमसी सेंस में यूज करते हैं जैसे मतलब कोई अच्छा नहीं है ढंग का, एक टाइप से सब कुछ मिक्स हो रखा है। अब एक तो होता है मतलब साफ सफाई है, एंड क्लमसी सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा है, तो उसको बोलते हैं क्लमसी। जैसे क्लमसी रूम हुआ, जैसे सारा मतलब बेड वगैरह ऐसे उल्टे फूटे सब कुछ किताबें वगैरह बिखरा के रखते हैं हॉस्टल्स में, तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे क्लमसी। ओके, तो पूरा घुला मिला सा, घुला मिला नहीं मतलब बेकार पड़ा है, खराब सा दिखने में, मतलब पूरे सब कुछ ऐसा बिखरा हुआ है, तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे क्लमसी। ओके, सो ये थे भद्दे टाइप, यानी कि असभ्य, मतलब ये थे, इनका नेगेटिव कोनोटेशन था। तो इनके एंटोनिम्स कैसे होंगे, अच्छे होंगे। डेलिकेट है, डेलिकेट आप लोग जानते हैं मतलब बहुत अच्छा है, सॉफ्ट, मुलायम, डेलिकेट। ओके, सोफिस्टिकेटेड है, सोफिस्टिकेटेड भी अच्छी चीज़ों के लिए यूज होता है, जैसे मतलब उनसे अपन को मतलब अपन की मेहनत बच जाए, उनके लिए वर्ड यूज करते हैं सोफिस्टिकेटेड चीज़ें हैं। ओके, एंड नेक्स्ट इज पॉलिश्ड, पॉलिश्ड, पॉलिश्ड तो एक तो सेंस में होता है नॉर्मल वे में कि पॉलिश कर दिया तो कोई चीज़ चमक गई, तो पॉलिश्ड एक और मतलब पर्सनालिटी के सेंस में भी हो सकता है कि उसका कैरेक्टर भी पॉलिश्ड है, एकदम मतलब बेदाग है, तो इस टाइप से भी पॉलिश्ड का वर्ड का यूज कर सकते हैं। ओके,
सो सेकंड एलिबरेट, ये भी समझ आ गया होगा। एंड थर्ड इज डिमेंटेड। अब मेंटल वर्ड यूज होता है दिमाग के लिए, मतलब मेंटल इलनेस तो दिमाग से रिलेटेड इलनेस है, तो इसमें भी क्या है, मेंट। ओके, यानी कि मेंट एंड डी मिस, डी लगता है अपोजिट वर्ड बनाने के लिए, जिसमें डी मेंट यानी कि दिमाग नहीं है, डिमेंटेड है तो पागल तुम्हारा दिमाग नहीं है, दिमाग घुटनों में है, तुम पागल। ठीक है, तो डिमेंटेड यानी कि पागल। बिहेविंग इरेशनली ड्यू टू एंगर, एक्ट्रेस और एक्साइटमेंट, तो एक्साइटमेंट, डिस्ट्रेस एंड एग्रेशन, इनकी वजह से जो पागलों की तरह बिहेव करे उसको बोलते हैं डिमेंटेड। ओके, सिनोनिम देखें तो इनसेन, सेन मिस होता है जो मतलब सेंसिबल बातें करे, सेंसिबल काम करे, मतलब आप समझ रहे होंगे। तो ये तो सेन इसका अपोजिट हो जाएगा एंड सिनोनिम हो जाएगा इनसेन, यानी कि इनसेन भी पागल है एक टाइप का। डाफ्ट है यानी कि उससे कुछ बनता नहीं है, वो होता है डाफ्ट, DAFT। ये भी याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, मतलब इतना ज़्यादा तो नहीं पूछता, फिर भी कभी कभी पूछ लेता है एंड आपको क्लिक नहीं करता। DAFT, तो इसको कैसे करना है, लिंक करें तो डम्ब से, डम्ब एक्ट करता है, तो डम्ब एक्ट यानी कि डाफ्ट है भाई। ठीक है, डाफ्ट डम्ब एक्ट, तब डम्ब ऐसे काम करता है बेमतलब के। ओके, एंड लास्ट इज ल्यूनाटिक, ये भी पागल है, यानी कि ठीक है भाई, बिना सोचे समझे काम करता है, तो वह है ल्यूनाटिक यानी कि पागल। एंड एंटोनिम देखें तो सेन, रेशनल। रेशनल मतलब होता है रेशनल एंड इरेशनल, मैथ वाले नहीं, रेशनल मतलब उसके पीछे कुछ लॉजिक हो किसी चीज़ के पीछे, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं रेशनल। एंड जुडिशियस तो मैंने पहले ही पढ़ा रखा है, पहले ही कई बार बता चुका हूँ। जुडिशियस यानी कि एक टाइप से जो उचित हो, जुडिशियल तरीके से, या फिर मतलब नॉर्मल लॉजिक से भी जो उचित हो चीज़ें, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं जुडिशियस। ये था नंबर 3। एंड नंबर 4 इज हॉटी। हॉटी किस लिए यूज करेंगे, हॉटी ऐसे पर्सन के लिए यूज करेंगे जो अपने आप में बहुत ज़्यादा 30 मार का बना रहता है, अनलाइक मी, तो जो बहुत ज़्यादा घमंडी है। एरोगेंट है, एरोगेंट भी हाँ मतलब इसी सेंस में यूज होता है, जो अपने आप को सबसे सुपीरियर समझता है, तो उसी के लिए यूज करते हैं हॉटी। याद करेंगे कैसे, हाई एटीट्यूड है जिसके अंदर, हाई एटीट्यूड है यानी कि हॉटी है। सिनोनिम देखें तो कैविलियर, कैविलियर भी दो सेंस में यूज होता है, एक तो होता है एरोगेंट के सेंस में कि कोई हॉटी है, हॉटी नहीं बोल रहा HAUGST वाला हॉटी। ओके, एंड एक और सेंस में यूज होता है कैविलियर यानी कि जो घुड़सवार होते, घुड़सवार, घुड़सवार सेना होती है, उनके लिए भी यूज करते हैं वर्ड कैविलियर। ओके, सो नेक्स्ट है कंटेम्पचुअस। कंटेम्पचुअस बोलते हैं ऐसे पर्सन जो मतलब दूसरों को बिल्कुल घृणा भरी नज़रों से देखता है, एकदम से मतलब तिरस्कार भरी नज़रों से, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं कंटेम्पचुअस। एक और वर्ड होता है डिस्डेनफुल भी, जो इसी सेंस में यूज होता है। एंड ईगोटिस्टिक, ईगोटिस्टिक भी मतलब जो मतलब खुद को दूसरों से सबसे अच्छा समझे और खुद के बारे में खुद की तारीफ करता रहे, वो होगा ईगोटिस्टिक। ओके, एंटोनिम देखें तो एंटोनिम है मीक, तो मीक को कैसे याद करें, मतलब जो शान टाइप का है। ठीक है, तो उसके लिए यूज करेंगे जैसे मिक्की माउस का मीक। ओके, तो चूहे कैसे रहते हैं, शांत नहीं रहते, बहुत ज़्यादा उछल कूद, बट कुछ चूहे रहते हैं, ठीक है, बिल्ली के सामने मीक बन जाते हैं, यानी कि बहुत टाइम से चुपचाप टाइप बिल्कुल। एंड टिमिड यानी कि डरपोक। ओके, सो ये थे हॉटी के सिनोनिम एंड एंटोनिम। नंबर 5 इज एनलाइवन। लाइव मीन्स होता है जिंदा, एंड एनलाइवन यानी कि किसी चीज़ को, किसी चीज़ में जान डालना यानी कि सजीव करना, वो होता है एनलाइवन। ओके, सिनोनिम देखें तो स्टिमुलेट करना। स्टिमुलेट यानी कि कोई पर्सन ऐसा है, मतलब एक टाइप से ऐसा पड़ा हुआ है कि अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता, एंड उसको अपन ने कुछ ऐसा बोल दिया, बातें बता दी, तो उसके अंदर जान टाइप किया गई एंड वो वर्क में लग गया, तो उस सेंस में यूज करेंगे कि अपन ने उसको क्या किया, स्टिमुलेट किया।
उसके अंदर की शक्तियाँ को जगा दिया, जैसे कि जामवंत ने हनुमान जी के लिए नहीं किया था। तो उस सेंस में यूज करते हैं स्टिमुलेट करना, कि किसी को मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो एक टाइप से ऐसी पड़ी हुई है एंड कुछ काम की नहीं है, एंड उसके लिए कुछ ऐसा कर देना कि वो फिर से एक्टिव हो जाए, तो उस सेंस में यूज करते हैं स्टिमुलेट किया जा रहा है उसको। ओके। एंड रिजुविनेट, रिजुविनेट जैसे घर का रिनोवेशन होता है, उसी टाइप से एक टाइप से रिनोवेट करना किसी चीज़ को, उसके लिए वर्ड यूज होता है रेजुविनेट। ओके। एंटोनिम देखें तो डिटीरियोरेट या डेटीरियोरेट। ओके। सो उसका मतलब होता है किसी की क्वालिटी में गिरावट होना। ओके। ये होगा डेटीरियोरेशन जैसे बोलते हैं। एंड डिसहार्टन यानी कि किसी चीज़ का नहीं, किसी पर्सन को डिसहार्टन करना यानी कि उसका दिल दुखा देना। एंड एग्जॉस्ट जो पूरी तरह से थका हुआ है उसके लिए वाइट करते हैं एग्जॉस्ट। ओके। सो ये थे एनलाइवन के सिनोनिम एंड एंटोनिम्स। आगे बढ़ें। नंबर 6 इज सुपर एनुएटेड। सुपर एनुएटेड तो मतलब ये पढ़ने में ऐसा नहीं लग रहा सुपर पावर हूँ, तो सुपर पावर कब आएंगी? जब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा ओल्ड एज हो जाएगा, जैसे नागिन में नहीं, नागिन 100 साल की हो जाती तो इच्छाधारी हो जाती, सुपर पावर आ गई। ठीक है। बट सुपर एनुएटेड ये वर्ड यूज होता है मतलब जो आउटडेटेड हो चुका है, बट बहुत ऐसे मतलब सुपर पावर कब आएंगी? जब बहुत पुराना हो गया। बट ये मतलब सुपर पावर की सेंस में नहीं यूज होता है, ये होता है आउटडेटेड हो चुका है, जो ऑब्सोलीट हो चुकी हैं चीज़ें। ये भी अपन ने पहले पढ़ रखा है। ऑब्सोलीट यानी कि जो कुछ काम का नहीं रहा, पहले पैशन में चलता था, जो अपनी सेवा से निवृत्त हो चुका है यानी कि रिटायर हो चुका है। ठीक है। तो होगा सुपर एनुएटेड। सुपर एनुएटेड। एंटीक आपने पढ़ा हो तो एंटीक्वेटेड यानी कि प्राचीन, जैसे एंटीक नहीं रहते हैं, एंटीक सामान रहता है। ओके। जो ओल्ड फैशन हो चुका हो गए। एंड एंटोनिम देखें तो मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन, यानी कि एक चीज़ के समय के साथ। जैसे आजकल क्या चल रहे हैं, फ़ोन, टैबलेट, ये तो मतलब ये समकालीन टेक्नोलॉजी हुई, मोबाइल फ़ोन वगैरह। ठीक है। एआई चल रहा है आजकल, तो ये हुआ कॉन्टेम्प्रेरी। तो हमारे कॉन्टेम्प्रेरी क्या है? एआई। ठीक है। एंड मॉडर्न जो आजकल चल रही हैं चीज़ें वो मॉडर्न चीज़ें हैं। मॉडर्न तो आप लोग समझते हो। सुपर एनुएटेड यानी कि जो पुरानी चीज़ें हो चुकी हैं, ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। ओके। नंबर 7 इज बैकवर्ड। बैकवर्ड नहीं, सॉरी, बैकवर्ड। ओके। बैकवर्ड जो अपन जो भी होता हो, BECKON। ए वाला नहीं है, BEACON। ए बीकन होता है एंड ए बैकॉन। ओके। सो इसका मतलब होता है किसी को इशारे से बुलाना, इशारे से बुलाना। ओके। सी बैकॉन दी बेटर टू ब्रिंग दी मेन्यू। उसने बेटर को इशारे से बुलाया मेन्यू लाने के लिए। एंटिस, इसका मतलब होता है एंटिस। एंटिस यानी कि एक टाइप से कोई को लुभाना, वो होता है एंटिस। एंड कोक्स, कोक्स का मतलब होता है किसी की चापलूसी टाइप करना, जिसको बोलते एक नहीं होता कैजुअल। कैजुअली आपने पढ़ा हो, RY लगा दो तो ये उस सेंस में होता है कि मतलब किसी की तारीफ करके मतलब टाइप से उसकी चापलूसी टाइप की जा रही है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं कॉक्स। ओके। एंटोनिम देखें तो रिपेल, तो अट्रैक्ट का अपोजिट होता है रिपेल। तो बैकऑन किसी को पास बुलाया जा रहा था इशारे से, तो रिपेल यानी कि दूर भगाया जा रहा है। एंड रिपल्स ये भी होता है सेम मीनिंग, रिपेल एंड रिपल्स, इनका मतलब सेम होता है। ओके। फिर रखेंगे 7th वाला याद। एंड नंबर 8 इज एक्यूट। एक्यूट तो दोषी अपन कई बार कर चुके हैं। ब्लेम्ड जिस पर कोई आरोप लगा हो। एंड इम्पीच्ड जैसे प्रेसिडेंट पर नहीं इम्पीचमेंट लगाया जाता है। आर्टिकल बताइए इम्पीचमेंट वाला कौन से आर्टिकल में है प्रेसिडेंट पर इम्पीचमेंट, ये आपको बताना है कमेंट में। एंटोनिम देखें तो एब्सॉल्व, अब केस सॉल्व हो चुका है, इस टाइप से इसको याद रख सकते हैं। तो उसको पहले दोषी बनाया गया था बट उसको सज़ा से मुक्त कर दिया गया है, सज़ा से मुक्त। तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एब्सॉल्व। एंड सेम मीनिंग में करते हैं एक्सोनरेट यानी कि बरी करना। ओके। ये इसको इधर बरी करना। ओके। सो ये था नंबर 8 एक्यूट दोषी। नंबर 9 इज ट्रांजिशन। ये भी पहले पढ़ चुके हैं। ट्रांजिशन तो आप लोग देख रहे होंगे, देखो ट्रांजिशन दिखाऊं मैं,
ये गए ऊपर, ये आए नीचे, तो ये जो हुआ उसको लिए बोलते हैं ट्रांजिशन। तो मतलब छोटे से टाइम में कुछ चीज़ होना, एक स्टेज से दूसरी, प्रोसेस ऑफ पीरियड ऑफ चेंजिंग फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर, एक चीज़ से दूसरे चीज़ में कन्वर्ट होने के बीच की जो फेज होती है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन। जैसे हमारा क्या हुआ है, एवोल्यूशन, पहले बंदर थे अब इंसान बन गए, तो वो हुआ एवोल्यूशन। एंड ट्रांसफॉर्मेशन, एक चीज़ से दूसरे, ट्रांसफॉर्मेशन वाली कार नहीं होती, कार से रोबोट बन जाता, और ट्रांसफॉर्मेशन मूवी भी है शायद। एंटोनिम देखें, स्टैग्नेशन, जो एक ही स्टेज में बना हुआ है वो उसको बोलेंगे स्टैग्नेशन। कंक्लूजन आया तो अब आगे कुछ फर्दर प्रोसेस होने वाली नहीं है, कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष खत्म हो चुका है। एंड डिक्लाइन यानी कि गिरावट होना, इस टाइप से, ऐसे नहीं, सेंसेक्स कैसे जाता है ऐसे इस टाइप से, ओके। एंड 10th इज डिक्रिपिट्यूड, ओके। डिक्रिपिट हो गया है यानी कि जीर्ण अवस्था में आ गया है। द स्टेट ऑफ बीइंग बर्न आउट, बर्न आउट यानी कि जैसे जूते बर्न आउट हो जाते हैं यानी पूरी तरह से फट मट जाते, तो ऐसी अवस्था जो जीर्ण अवस्था में हो चुका है। और वह कैसे हुआ है, एक तो एज की वजह से या फिर नेगलेक्ट किया जा रहा है उसको इतना कि वह पूरी तरह से जीर्ण अवस्था में आ गया है। हिज बॉडी शोव्ड साइन ऑफ डिक्रिपिट्यूड आफ्टर ईयर्स ऑफ हार्डवर्क, तो वो कई सालों तक वह कठिन परिश्रम करता रहा, इस वजह से उसकी बॉडी में डिक्रिपिट्यूड यानी कि जीर्णता के साइन दिखेंगे। जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे ना पढ़ाई में तो आपकी बॉडी ऐसी हो जाएगी कि आप बूढ़े हो चुके हैं बिल्कुल, मतलब एक तरह से पूरी जान झोंक देना, तो फिर हालत ख़राब हो जाती है। बट आपको ऐसा नहीं करना, तब हेल्थ का ख्याल रखना है, ओके। तो डिक्रिपिट्यूड यानी कि जीर्ण अवस्था में आ जाना। सिनोनिम देखें तो डायलापिटेशन, डायलापिटेशन नहीं सॉरी डायलापिडेशन, डी लिखा है, तो इसको क्या मतलब भी होता है, जीर्ण अवस्था में होना, डायलापिटेटेड चीज़ें हो चुकी हैं यानी कि पुरानी हो चुकी हैं, ओके। एंड इन्फर्मिटी, जो फर्म है यानी कि रिजिड है, एंड इन्फर्मिटी यानी कि अब नाजुक हो चुकी हैं बहुत चीज़ें, तो इसका अपोजिट है ये इन्फर्म, ओके। एंटोनिम्स देखें तो स्ट्रेंथ, इन्फर्म था यानी कि कमज़ोर हो चुके हैं, स्ट्रेंथ यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एंड वाइटलिटी, वाइटलिटी वाइटल होता मतलब बहुत सारी चीज़ों में यूज हो, मतलब बहुत ज़्यादा यूजफुल हो, वाइटलिटी तो मतलब यूजफुल, ओके। डिक्रिपिट्यूड यानी कि जीर्ण हो चुके हैं, वाइटलिटी यानी कि बहुत चीज़ों में यूज की जा सकती हैं, बहुत वेज में, ओके। तो ये थे हमारे बाइट सीरीज जो हुए कंप्लीट। आगे देखते हैं आगे क्या है, आगे है फ्रेजल वर्ब्स। सो नंबर 1 इज ब्रिंग ऑन, सो नंबर 1 इज ब्रिंग ऑन, ब्रिंग ऑन का मतलब होता है टू कॉज टू हैपन, यानी कि किसी चीज़ के होने का कारण बनना। ये एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा, पहले से यारू बना रखा है। द न्यू लॉ विल श्योरली ब्रिंग ऑन पॉजिटिव चेंजेस इन द सोसाइटी, जो नया कानून आ रहा है वह निश्चित ही कारण बनेगा पॉजिटिव चेंजेस इन द सोसाइटी, यानी कि उसकी वजह से सोसाइटी में पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक चेंजेस होंगे यानी कि बदलाव होंगे। तो ब्रिंग ऑन मतलब इधर क्या जो नया नियम है वह कारण बन रहा है काय का, पॉजिटिव चेंजेस का। तो ब्रिंग ऑन का मतलब होता है टू कॉज टू हैपन, यानी कि किसी चीज़ का कारण बनना, या फिर एक और सेंस में तो इधर लाने के सेंस में ही हो रहा है यूज। ब्रिंग मीन्स होता है लाना, तो मतलब जो नया नियम है वह सोसाइटी में पॉजिटिव चेंजेस लाएगा, तो इधर भी लाने के सेंस में भी यूज हुआ है, यानी कि कारण बनना या लाना, ओके। तो ये था ब्रिंग ऑन। ब्रिंग आउट का मतलब होता है कि कोई चीज़ है मतलब जो लोगों की नज़रों में नहीं है तो लोगों की नज़रों में लाना, टू प्रेजेंट टू पब्लिक, टू मेक समथिंग नोटिसेबल, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखें, हिज एविडेंस हैज कन्विंसिंगली ब्रॉट आउट, ये ब्रिंग आउट, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है ब्रॉट, तो उसी का यूज हुआ है। सेवरल फैक्ट दैट वर नॉट ब्रॉट टू नॉलेज ऑफ द कोर्ट, तो जो सबूत दिए गए उन्होंने जो कोर्ट में कई फैक्ट्स को सामने रखा जो मतलब पहले छिपे हुए थे, ठीक है। तो ब्रॉट आउट यानी कि पेश करना इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, मतलब लोगों की नज़रों में लाना कोई चीज़, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ब्रिंग आउट, ओके, याद रखिएगा। एंड थर्ड इज ब्रिंग ओवर, ब्रिंग ओवर का मतलब होता है टू ब्रिंग समवन एट वन साइड, मतलब किसी को अपने साइड लाना, तो ब्रिंग ओवर। वी शुड नॉट ट्राई टू ब्रिंग हिम ओवर टू अस एज ही इज नॉट गुड पर्सन,
हमें उसको अपनी साइड करने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि भाई अच्छा पर्सन नहीं है, लड़का नहीं लिखा है, पर्सन लिखा है। ओके, ब्रिंग ओवर यानी कि किसी को अपने साइड करना, दैट इज। सो फोर्थ इज ब्रिंग राउंड, टू ब्रिंग टू वन सेंसेस, यानी कि कोई बेहोश हो गया है उसको होश में लाना, तो उस सेंस में यूज करेंगे ब्रिंग राउंड का। एंड एक और, टू मेक वंस एग्री टू वंस ओपिनियन, किसी से अपनी बात मनवाने के लिए, यानी कि ब्रिंग समवन राउंड मतलब टू देयर मतलब टॉक नहीं मतलब फेवर, इस टाइप से यूज करेंगे। ठीक है, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू इधर यूज हुआ है। द ट्रेड यूनियन सक्सीडेड इन ब्रिंगिंग द मैनेजमेंट राउंड टू देयर पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि जो ट्रेड यूनियन सफल हुआ मैनेजमेंट को अपनी बात समझाने के लिए, ठीक है, समझाने में। ओके, तो ये हुआ ब्रिंग राउंड का मतलब, आपको समझ में आया होगा। एंड बढ़े नेक्स्ट पे, नेक्स्ट नंबर 5 ब्रिंग अंडर। तो आज तो ब्रिंग के पढ़ लिए सारे। ब्रिंग अंडर तो मतलब अंडर जो कंट्रोल, अंडर कंट्रोल होता है, तो बस में करना किसी को। द ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रॉट मैनी प्रोविंसेस अंडर इट्स कंट्रोल, तो उसने ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो उसने कई प्रांतों को अपने अंडर में ले लिया, यानी कि ब्रिंग अंडर, अपने अंडर में ले लेना, अपने कंट्रोल में ले लेना। तो फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। नंबर 1 वाज ब्रिंग ऑन, यानी कि किसी चीज़ का कारण बनना, कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ को ला रही है, यानी कि ब्रिंग ऑन। ओके, ब्रिंग आउट यानी कि जो नज़रों में नहीं है तो वह लोगों की नज़रों में लाना, ब्रिंग आउट। ब्रिंग ओवर किसी को अपने पक्ष में करना। ब्रिंग राउंड किसी को होश में लाना या फिर अपनी बात मनवाना किसी से, ठीक है। एंड लास्ट इज ब्रिंग अंडर कंट्रोल। ओके, फिक्स्ड प्रीपोजिशन देखें तो अम्यूज एट यानी कि किसी का मजाक बनाना, अम्यूज एट यानी कि मॉक एट, और लाफ एट किसी पर हंसना, मजाक उड़ाना। वी शुड नॉट अम्यूज एट अदर्स मिसफॉर्च्यून, हमें दूसरों के दुर्भाग्य पर हंसना नहीं चाहिए, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ओके, तो अम्यूज एट का मतलब होता है किसी पर हंसना, मतलब ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है, किसी पर आप हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। एंड सेकेंड इज अम्यूज एट, तो अम्यूज एट मतलब ये एंजॉय कर रहे हैं, ये पॉजिटिव सेंस में यूज हुआ। चिल्ड्रंस आर इजीली अम्यूजिंग विथ टॉयज एंड कार्टून्स, तो बच्चे कार्टून और खिलौनों का मजा ले रहे हैं, अम्यूज विथ यानी कि जब आनंद ले रहे हैं तो अम्यूज विथ। एंड आप किसी पर हंस रहे हैं, किसी का मजाक बना रहे हैं, तो वह होगा अम्यूज एट। ओके, दोनों याद रहेंगे। थर्ड इज आंसर टू सम पर्सन, जब आप किसी पर्सन को आंसर कर रहे हैं तो उसके लिए यूज होगा आंसर टू। एंड आंसर फॉर, ये अपन ने पढ़ा नहीं है स्टार्टिंग में, आंसरेबल फॉर, किसी के प्रति जवाबदेह होना, तो ये होता है आंसर फॉर। आंसर फॉर होता है किसी के जवाबदेह होना, एंड आंसर टू सम पर्सन, किसी व्यक्ति को उत्तर देना। ओके, ये भी याद रखेंगे। एंड लास्ट इज अकाउंट फॉर, अकाउंटेबल फॉर भी मतलब ये होता है किसी चीज़ का कारण बताना, मतलब जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, शी कुड नॉट अकाउंट फॉर द मिसिंग फाइल्स, तो वह बता नहीं पाई कि जो मिसिंग फाइल्स हैं तो उसके पीछे का कारण क्या है, कि किस वजह से वो फाइल हैं वो मिसिंग है। ठीक है, तो ये था अकाउंट फॉर, एंड ये था आंसर फॉर एंड आंसर टू सम पर्सन। एंड आंसर फॉर यानी कि किसी के प्रति जवाबदेह होना, एंड किसी के पीछे की एक्सप्लेनेशन देना। ही विल हैव टू आंसर फॉर हिज रूड बिहेवियर, तो उसे मतलब जवाब देना पड़ेगा कि उस अपने रूड बिहेवियर की उसकी बजाय को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके, एंड लास्ट बात अकाउंट फॉर, किसी का कारण बताना। शी कुड नॉट अकाउंट फॉर मिसिंग फाइल्स, भाई बता नहीं पाई कि जो फाइल्स मिसिंग हुई हैं भाई किस वजह से हुई हैं। एंड देखते हैं क्लोज टेस्ट के लिए यूजफुल वर्ड जो आपसे पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट इज एंटीक, बोलते नहीं है एंटीक सामान, तो मतलब पुराने ज़माने के राजा महाराजा यूज करते थे या फिर हमारे कोई महापुरुष का सामान है, ठीक है, तो उनको बोलते हैं एंटीक, जो पुराना है एंड अनोखा है, एंशियंट टाइम्स का है लेकिन आजकल जो वैल्यूएबल हो चुका है। यू कांट गिव अवे ग्रैनीज ओल्ड बुक केस, इट्स वैल्यूएबल एंटीक, जो ठीक है, तो ये लिखा है कि आप ग्रैनी ग्रैंड मदर का बुक केस को गिव अवे नहीं कर सकते, यह बहुत कीमती एंटीक है, यानी कि प्राचीन समय का सामान। तो एंटीक बाय यूज होता है पुराने और जो कीमती सामान है उनके लिए। एंड सेकेंड इज एंटिक्स, एंटिक्स का मतलब होता है फनी है, सिली है, एंड स्ट्रेंज बिहेवियर के लिए। तो एंटिक्स तो बच्चों के, बच्चे नहीं रहते छोटे, मतलब वो नटकराम करते हैं, मस्खरी भरा बिहेवियर, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है एंटिक्स, यानी कि मजाक वाला इस टाइप से। ओके, द एंटिक्स ऑफ क्लोन्स अम्यूज द चिल्ड्रन, मतलब क्लोन यानी कि एक टाइप से जोकर टाइप के, तो उन्होंने बच्चों को एंजॉय किया। ओके, मतलब उनकी
हरकतों है, एक टाइप से हरकतें, एंटिक्स का ये मतलब होता है। ओके, एंड लास्ट पेज, यूजफुल वर्ड्स फॉर क्लोज टेस्ट। फर्स्ट है अल्टरनेटिव एंड अल्टरनेट। अल्टरनेटिव एक नाउन है एंड अल्टरनेट है एक एडजेक्टिव। डिफरेंस क्या है? अल्टरनेटिव किसी चीज का अल्टरनेटिव होना है, यानी कि एक चीज को दूसरी के जगह यूज कर सकते हैं, तो वह एक चीज का अल्टरनेटिव है। एंड अल्टरनेट किसी चीज के आगे लगता है, जैसे अल्टरनेट डे, यानी कि एक दिन छोड़कर दूसरा दिन, तो ये क्या हुआ? डे का क्या हुआ? एडजेक्टिव। अल्टरनेट यानी कि एक के बाद एक, तो ये मतलब नाउन के आगे आता है। अल्टरनेटिव खुद में एक नाउन है, जैसे कि किसी चीज़ का मतलब जीन्स का कोई अल्टरनेटिव है, तब आप और कुछ पहन सकते हैं शर्ट की जगह और कुछ, तो वह हुआ अल्टरनेटिव। एंड अल्टरनेट चीज़ों के आगे लगता है, जैसे अल्टरनेट डे, अल्टरनेट नाइट, अल्टरनेट ईयर्स, अल्टरनेट बर्ड्स, अल्टरनेट लाइन। अल्टरनेट लाइन हुई जैसे एक लाइन एंड उसके बाद एक स्किप करके लाइन, तो ये हुआ अल्टरनेट। ठीक है, अल्टरनेट एडजेक्टिव है, ये मतलब किसी की विशेषता बताएगा नाउन की, एंड ए अल्टरनेटिव खुद नाउन की तरह यूज होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। द कार इज टू एक्सपेंसिव, वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ चीपर अल्टरनेटिव। तो हम, एक कार बहुत ज़्यादा महंगी है और हम इसकी जगह दूसरे अल्टरनेटिव की तलाश कर रहे हैं, तो देखिए अल्टरनेटिव सिंगल यूज होगा ना, नाउन की तरह। अब ये देखते हैं इसका एग्जाम्पल अल्टरनेट का। जॉन हैज़ टू वर्क ऑन अल्टरनेट संडे, यानी कि जॉन को अल्टरनेट संडे पर, तो ये संडे के आगे यूज हुआ, तो अल्टरनेट ये नाउन के पहले यूज होता है एंड अल्टरनेटिव सिंगल यूज हुआ है। तो फाइनली ये हमने कर ले हैं 8 डे कंप्लीट, और मेरा गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा हाल ख़राब हो चुका है, पसीने में भीग चुका हूँ, क्योंकि फैन मैन चलाना बनता नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइस आएगी। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग वो पढ़िएगा और रिवीजन भी करते रहिएगा, जो पिछली स्लाइड हुई, मतलब पिछली लेक्चर्स में हमने कंप्लीट की हैं उनका भी और इसका भी। इसकी पीडीएफ वगैरह, एनोटेड पीडीएफ एंड प्रिंटेबल पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, और जुड़े नहीं हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, लिंक दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में एंड फर्स्ट कमेंट में। ठीक है, सो अब आपसे विदा लेते हैं, चलते हैं, टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।